दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के विकास की। संविधान का विकास। हमारे देश का संविधान है और हमारे देश का संविधान बना कैसे, इस पे हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश का संविधान किस किस प्रारूप से होकर गुजरा और अंततोगत्वा हमारा देश का संविधान तैयार हुआ और हम भारतीयों को उन पर आज गर्व भी होता है। ठीक, तो संविधान का विकास पे चर्चा करने से पहले हम लोग समझेंगे कि संविधान होता क्या है। किसे कहते हैं संविधान? तो संविधान एक दस्तावेज है और इसको हम लोग कहते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक जीवित दस्तावेज है, जिसमें किसी भी देश अथवा राज्य के कानून व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियमों, कानूनों और लक्ष्यों को निर्धारित करती है और उसे बताती है कि किस रूप से करना है, वैसे पुस्तक को हम कहते हैं संविधान। तो संविधान किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं आपको। किसी देश अथवा राज्य को सुचारू रूप से एवं व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जिन नियमों, कानूनों और लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, संविधान कहलाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी बोर्ड बहुत छोटा है। ठीक, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आपके साथ बड़े बोर्ड में आने का। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिटाते हैं और शुरू करते हैं संविधान के विकास का क्रम कैसे कैसे रहा भारत में। तो भारत का जो संविधान है, जैसे कि हम लोग आपस में इसको समझते हैं थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश में। जैसे मान के चलिए ग्रामीण परिवेश में कोई नियम बनाना होता है, कानून बनाना होता है, या फिर गांव में जो चौपाल लगाकर बैठक होती है। ठीक, तो सबसे पहले किया जाता है कि एक बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में जितने सारे लोग शामिल होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाता है और अंत में जाके एक फाइनल नियम बनता है। ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं गाँव का एक नियम बन गया, इस गाँव का ये नियम है। ठीक उसी तरह बड़े स्तर पर, जब देश के स्तर पर देश के विभिन्न जगहों से, विभिन्न समुदाय से, विभिन्न लोगों के द्वारा एक सभा बैठाई जाती है और उसी सभा के माध्यम से जो नियम और कानून बनाया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं संविधान। तो एक वर्ड आया यहाँ पे संविधान सभा। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना सभा के संविधान हो ही नहीं सकता। ठीक, तो संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट आया, इसमें सबसे पहले अगर संविधान सभा की अगर मांग की गई किसी के द्वारा, तो सबसे पहले मांग की गई 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया सबसे फेमस स्लोगन कौन सा है, सबसे फेमस नारा कौन सा है। तो बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम यह मांग की कि हमारे पास संविधान सभा होनी चाहिए, जिसमें हम अपने देश के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उस पर कानून बना के खुद से शासन कर सके, अर्थात स्वदेशी शासन के लिए इन्होंने संविधान सभा की मांग की। लेकिन चूंकि उस टाइम अंग्रेज हम पर बहुत ज़्यादा हावी थे, जिस कारण से इनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया और इसको तवज्जो भी नहीं दिया गया। फिर अगला आता है संविधान सभा की अगर बात करता है कोई, तो वो 1920 में महात्मा गांधी
तो महात्मा गांधी 1920 में, हम लोग जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने भी मांग की कि संविधान सभा होनी चाहिए। इस तरह की बातें महात्मा गांधी ने की। ठीक, उनके बाद अगला जो व्यक्ति आता है 1934, M.N. रॉय। इन्होंने भी संविधान सभा की मांग की कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें भारत के लोग शामिल हो और अपने देश के लिए कानून व्यवस्था को हम लोग बनाएं। तो ये 3 प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा की मांग की। अब हम लोग आगे चलते हैं, आखिर संविधान सभा के लिए कब से हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। समय था द्वितीय विश्व युद्ध का, जब पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बंट चुकी थी और इंग्लैंड भी, यूं कहे तो यूके भी, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन का जो किंगडम था वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ चुका था। उनकी शक्ति काफी क्षीण पड़ रही थी, कमजोर पड़ रही थी, जिस कारण से उन्हें भारतीय सेना का मदद लेना बहुत ही जरूरी था। तो 1942, इस साल को याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी साल है। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। कौन सा मिशन भेजा गया? क्रिप्स मिशन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्टीफर्ड क्रिप्स। नाम से ही पता चलता है कि ये स्टीफर्ड क्रिप्स हैं और ये मिशन उसी के नाम पे रखा गया, क्रिप्स मिशन। 1942 में आया इन्होंने। महात्मा गांधी जो कि उस टाइम के सबसे बड़े नेता थे और आंदोलन छेड़ चुके थे, वो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें से एक उन्होंने बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था। उस स्लोगन को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपके कमेंट को पिन करेंगे। ठीक, ये 2 स्लोगन जो पूछा गया है। ठीक, तो 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स आए भारत में और कहा कि आपकी सेना की हमें जरूरत है, आपकी सेना हमें चाहिए। जैसे ही हमारा विश्व युद्ध खत्म होता है वैसे हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। काफी अच्छा विचार था इनका, लेकिन हम भारतीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी धोखा खा चुके थे, द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे साथ देते अंग्रेजों का। तो गांधी जी ने कहा बात तो आपकी सही है कि हम अपने देश, आप हमें स्वतंत्रता दे देंगे, स्वाधीनता दे देंगे, बात सही है आपकी, लेकिन एक डेट बता दीजिए कि आप कब देंगे। बात जब डेट की आई तो इनके मन में काला पहले से ही था। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। ठीक, तो क्रिप्स मिशन जो आया वो एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाया, जिस कारण से गांधी जी ने इनके मांग को ठुकरा दिया। गांधी जब इनके मांग को ठुकरा दिए तो उस टाइम एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया गांधी जी ने। तो वो स्लोगन क्या था? ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 1 डे एग्जाम्स में या फिर आपके 11th-12th में भी इस तरह के पूछे हैं। ये क्वेश्चन 1 डे एग्जाम में अब तक कई बार पूछा जा चुका है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो 1942 इज द राइट आंसर। ठीक, तो गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, वो क्या था? तो उन्होंने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? तो इन्होंने क्रिप्स मिशन को कहा पोस्ट डेटेड चेक। चेक जानते हो, बैंक का जो चेक होता है जो हमें धरा दिया जाता है और हम लोग जाके बैंक से पैसा ले लेते हैं। तो इन्होंने कहा पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेट चेक मतलब ऐसा चेक जिसका डेट क्या हो चुका, पोस्ट हो चुका, अर्थात बीत चुका है। ठीक, इस तरह से गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को वापस कर दिया, क्रिप्स मिशन वापस चले गया और इस तरह से जो था हम लोगों की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं दिया। आप लोगों से एक और सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था कब से कब तक चला था। ठीक, इसको बताना है आपको। अब समय था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था 1945 में। और हम लोग जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में 2
परमाणु बम गिराने के बाद विश्व में एक नई शक्ति का उदय हुआ था, और वो शक्ति कौन था? तो वो शक्ति था अमेरिका का उदय। अब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में छाने लगा। तो इसमें हम जानते हैं अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है ना। इस पे काफी पुराना लोकतंत्र, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अगर माना जाए तो हमारे बिहार में ही था। ठीक, तो बिहार का वो कौन सा प्रांत है? तो लिच्छवी गणराज्य विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था, जो कि एंशिएंट टाइम से ही था। लेकिन अगर आधुनिक जगत पे देखा जाए तो सबसे पुराना लोकतंत्र में से एक अमेरिका को भी माना जाता था, जिन्होंने 1775 में ही अपना लोकतंत्र स्थापित कर चुका था। तो ये लोकतंत्र के काफी पक्षधर थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद अमेरिका ने प्रेशर डाला इंग्लैंड पे कि आप जो जहाँ पे लोगों को कॉलोनी बना के रखे हैं, उपनिवेश बना के रखे हैं अपना, अब वो सिस्टम आप धीरे धीरे खत्म कीजिए। क्योंकि अमेरिका ने साथ दिया था इंग्लैंड का द्वितीय विश्व युद्ध में, जिस कारण से इंग्लैंड विजयी हुआ था। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? दबाव डाला, और दबाव डालने के कारण 1946 में, ये डेट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1946। 1946 में भारत में आता है एक और मिशन जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। - 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन कितने सदस्यों का होता है? 3। ठीक था, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया। ब्रिटेन के उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो इटली थे। ठीक, तो उन 3 सदस्यों का नाम कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे बीपीएससी हो गया, है ना। कभी कभी क्रमवार सजाने के लिए दिया जाता है, या फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन से व्यक्ति कैबिनेट मिशन में शामिल थे। तो वो 3 व्यक्ति का नाम हम लोग देख लेते हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो पहला जो व्यक्ति था वो था A.B. अलेक्जेंडर। दूसरा व्यक्ति जो था सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक। और तीसरा व्यक्ति था, बताइए, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम 1946 में कौन आए थे? स्टीफर्ड क्रिप्स। तो तीसरा व्यक्ति था स्टीफर्ड क्रिप्स। ये तीनों व्यक्ति आए कैबिनेट मिशन लेकर भारत में 1946 में, और इन्होंने भारत में संविधान सभा की मंजूरी दे दी। ठीक, तो अब हम लोग का संविधान बनने के लिए एक संरचना होनी चाहिए। संविधान बनाने से पहले संविधान सभा की जरूरत थी, और संविधान सभा की रचना अब शुरू होगी। संविधान सभा का संरचना। संविधान सभा की संरचना जो थी, भारत उस टाइम 3 जगहों में बटा हुआ था। संविधान सभा की संरचना, तो संविधान सभा की जो संरचना हुई, तो भारत उस टाइम लगभग 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक, एक तो था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था चीफ कमिश्नरी, और तीसरा जो पार्ट था वो था देशी रियासत। ये 3 पार्ट में था। तो बात की गई कि कितने सदस्य होंगे संविधान सभा के लिए, क्योंकि भारत एक विस्तृत था जगह था। ठीक, और उन्होंने कह दिया था कि अब आप अपना संविधान सभा बना सकते हैं। तो उस टाइम हमें नहीं पता था कि भारत का भी विभाजन होगा, 2 टुकड़ों में बटेगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, ठीक, 3 भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतें, जिनमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य चुन के आने वाले थे।
चीफ कमिश्नरी से टोटल 4 सदस्य आने वाले थे और देसी रियासतों से कुल 93 सदस्य आने वाले थे। 292 और 4 96 और 93 टोटल मिला के कितना हो गया 389 सदस्य। 389 सदस्यों को चुना गया संविधान सभा के लिए कि ये 389 सदस्य मिलकर विभिन्न प्रेसिडेंसियों से, ब्रिटिश प्रांत से हो, चीफ कमिश्नरी से हो या देसी रियासतों से हो, चुनकर यहाँ आएंगे। लेकिन यहाँ जो था 2 चीजें, ये जो 292 सदस्य आने वाले थे वो निर्वाचित होकर आने वाले थे। ये निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य किसको कहते हैं? वैसे सदस्य जो इलेक्शन लड़के और जीत के आते हैं, वैसे सदस्यों को हम लोग कहते हैं निर्वाचित सदस्य। और ये जो 4 कमिश्नरी के सदस्य थे ये भी निर्वाचित सदस्य थे। तो 293 और 4 296 सदस्य निर्वाचित होकर आने वाले थे और 93 जो सदस्य हैं ये मनोनीत सदस्य हैं। मनोनीत सदस्य वैसे सदस्यों को कहते हैं जिन्हें हम इलेक्शन के द्वारा नहीं बल्कि अपने स्वेच्छा के अनुसार चुन लेते हैं, वैसे सदस्यों को कहते हैं मनोनीत सदस्य। जैसे कि अभी अगर हमारे वर्तमान स्वरूप में देखें तो राज्यसभा में भी 12 मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं। ठीक, तो उसी तरह से ऐसी देसी रियासतें जो अंग्रेजों के हमेशा फेवर में रहा करते थे, हमेशा अंग्रेजों की चाटुकारी किया करते थे, वैसे देसी रियासतों को अंग्रेज करते भी तो क्या करते, आखिर में मनोनीत करके डाल दिया, क्योंकि इलेक्शन लड़ते तो बेचारे ऐसे हार जाते। ठीक, तो टोटल 289 सदस्यों का इलेक्शन कराया गया और ये इलेक्शन जो हुआ वो जुलाई 1946 में हुआ और अगस्त अच्छा एक चीज हम लोग छोड़ दिए। ठीक, अब इलेक्शन में जो है सीटें कैसे बांटी जाएंगी? इलेक्शन तो हो गया लेकिन इलेक्शन में सीटें कैसे बांटी जाएंगी? तो सीटों का बंटवारा किया गया 10 लाख व्यक्ति पर सीट, एक सीट पे 10 लाख व्यक्ति लड़ेंगे। ठीक, अगला जो था सीटों का जो बंटवारा होगा वो सांप्रदायिक रूप से होगा। सांप्रदायिक रूप से कहने का अर्थ है कि जिस एरिया पे जिस जाति के धर्म के लोग ज्यादा रहेंगे उस एरिया पे उन्हीं लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका। जैसे कि भारत के पश्चिम जो अभी पाकिस्तान का एरिया पड़ता है वहां से मुस्लिम लोग को ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार था। पंजाब वाले एरिया में सिर्फ सिख लोग ही इलेक्शन लड़ते। तो इस तरह से हर धर्म का, हर मजहब का, हर जाति का लोगों का संविधान सभा में भागीदारी हो, इस कारण से इस प्रकार से रखा गया था। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बताए कि जुलाई में इलेक्शन हुआ। ठीक, और अगस्त में इसका रिजल्ट आया। अगस्त में क्या हुआ, रिजल्ट आया। 1 महीने के अंदर इलेक्शन होके रिजल्ट आ चुका था और रिजल्ट जब आया तो एक चौंका देने वाली घटना हुई। ठीक, जहां पे किन पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो उस टाइम की सबसे प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस, जो आज का कांग्रेस पार्टी है। ठीक, जिसका पंजा छाप है, हाथ का निशान है। ठीक, वही कांग्रेस पार्टी जिसका गठन 1885 में हुआ था। ठीक, तो कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली। अगला जो पार्टी था, जो सबसे बड़ा पार्टी था, वो था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को टोटल 73 सीटें मिली। फिर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जो किसी पार्टी से नहीं थे। इन लोगों को टोटल 8 सीटें मिली थी और बाकी जितने सीटें थे वो छोटी छोटी पार्टियां, किसी को 2 सीट, किसी को 3 सीट, किसी को 4 सीट, इस तरह से मिली। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद आया मुस्लिम लीग। जैसे मुस्लिम लीग को एक प्रचंड बहुमत मिला 73 सीटों का। ठीक, तो मुस्लिम लीग के अंदर जरा सा
धैर्यता टूटने वाली बात आ गई, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि भारत को तोड़कर 2 राष्ट्रों में विभाजित किया जाए। तो 73 सीट आने के बाद इनके हौसले में और जान आ गई, ठीक। और इन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे में दंगा शुरू हो गया, हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और लाखों लोग इस डायरेक्ट एक्शन डे की बलि चढ़ गए। इस पे हम लोग कभी डिटेल से चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक। इसी को देखते हुए एक प्रसिद्ध राइटर हैं जिनका नाम है ऑस्टिन। ऑस्टिन का एक प्रमुख कथन है, उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली is Congress and Congress is इंडिया। अर्थात जो संविधान सभा है वो कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो इस तरह से ये प्रसिद्ध कथन था ऑस्टिन का, जिन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर से आएंगे कि संविधान का तो ये था कि किस तरह से विकास हुआ, ठीक। अब संविधान का निर्माण कार्य को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें हमें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, ताकि आपके लाइक शेयर और कमेंट्स के जरिए हमें मोटिवेशन आता है और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जहाँ कहीं भी हमें आपको लगे कि सुझाव देना चाहिए, ठीक, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव को हम जरूर कार्यान्वित करेंगे। धन्यवाद।